आज के टाइम में कैंसर का ट्रीटमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक सिंगल डॉक्टर नहीं बल्कि अगर डॉक्टर्स की टीम इलाज करे तो ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। कैंसर के ट्रीटमेंट में कई फेज होते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रिहैबिलिटेशन। अगर ये सारी चीजें अलग अलग एक्सपर्ट बेस्ट डॉक्टर करें तो ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, क्या इनका रोल होता है और कैसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। Hello, sir. Thank you for inviting me. मैम, कैंसर के डायग्नोसिस के बाद पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले पेशेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से राइट। जब किसी भी पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को पता चलता है कि उनकी जो रिपोर्ट आई है बायोप्सी में उसमें कैंसर आ गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका होता है कि स्टेज कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि हम ठीक हो जाएंगे, मतलब क्योर हो जाएगा या नहीं होगा, और हमारा सर्वाइवल कैसा रहेगा। पेशेंट क्या हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट होगा? बेसिकली पेशेंट तो ये नहीं सोचता, मतलब ऐसे एग्जैक्टली तो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, मतलब हाउ यू गाइड द पेशेंट। क्योंकि जब पेशेंट आता है हमारे पास, उनके पास बहुत सारी होप लेके आता है कि आज मेरा बायोप्सी में कैंसर आया है, तो लेट्स टॉक टू माय डॉक्टर कि हाउ विल इट गो। इट इज़ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम सूद करना होता है, उस टाइम पे इमोशनल कनेक्ट करना होता है, बिकॉज वी नो दैट कैंसर की न्यूज़ देना, ब्रेक डाउन करना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। ये कैसे डिसाइड होता है कि सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी या रेडिएशन थेरेपी होगी? बेसिकली जैसे यू हैव टॉक्ड अबाउट द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, इन द सिमिलर वे जो भी हमारे केसेस होते हैं आइडली वो हमारा टीमो बोर्ड बने होते हैं। हमारे सारे केसेस टीमो बोर्ड में डिस्कस होते हैं, जिसमें एक सर्जन होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं एंड कीमो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर केस को रखा जाता है, डिस्कस किया जाता है कि पेशेंट की बायोप्सी की रिपोर्ट क्या है, पेशेंट का टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, पेशेंट की स्टेज कौन सा है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसको मल्टी मोडालिटी अप्रोच चाहिए या उसको सिंगल मोडालिटी अप्रोच चाहिए, मतलब सर्जरी होनी है या सिर्फ रेडिएशन होना है या कंबाइंड सब कुछ होना है, सर्जरी भी होना है, रेडिएशन भी होना है, कीमो भी होना है। तो ये जो ट्यूमर बोर्ड है मैम, ये हर जगह पे होता है इंडिया में? मोस्टली दे आर, चाहे वो कई बार वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहाँ पे सब पॉसिबल नहीं होता है सर्जन का होना, रेडिएशन का होना या फिर मेडिकल ऑन्को का होना, तो वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड्स बनाए जाते हैं सो दैट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स टू यानी कि जो कंडक्ट। कंप्यूटर पे जूम मीटिंग्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो सारे पेशेंट्स का ट्यूमर बोर्ड किया जाता है? देखो, ये तो सारे पेशेंट का ट्यूमर बोर्ड इज पॉसिबल एट टर्चरी सेंटर्स, एट हाई एंड सेंटर्स जहाँ पे ट्यूमर का लोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, वहाँ पे सारे केसेस डिस्कस किए जाते हैं। बट यूजुअली हमारे सेंटर पे हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स केसेस डिस्कस करते हैं, जो हमें लगता है कि थोड़ा डाइसी है, बॉर्डरलाइन केसेस है, उनको हम वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड से डिस्कस करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये केस कॉम्प्लेक्स है और ये ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करना चाहिए? इट ऑल डिपेंड ऑन स्टेज एंड ऑल ना। कई बार क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्शियल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये मान लो कि हमारे पास कोई हेड एंड नेक कैंसर का पेशेंट है, लेरिंजियल कार्सिनोमा का पेशेंट है जिसकी स्टेज 2 है, इट इज़ वेरी बॉर्डर लाइन। ठीक है, यूजुअली हम रेडिएशन के लिए रेफर करते हैं पेशेंट्स को, बट पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सर्जरी करा सकता हूँ, क्या मैं सर्जरी से रिमूव करा सकता हूँ। कुछ केसेस में वी हैव टू टेक वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन, देयर डिसीजन ऑल्सो कि वेदर सर्जरी कैन बी डन और नॉट। कुछ पेशेंट जब सर्जन को दिखाते हैं तो सर्जन बोलता है सर्जरी करनी है। वही पेशेंट अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाता है तो वो बोलते हैं कीमो देनी है। ऐसे में पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पहले सर्जरी करे या कीमोथेरेपी करे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी कॉमनली डन। बट यूजुअली अगर गाइडलाइंस फॉलो करी जाए प्रॉपर, और कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट गाइडलाइन फॉलो करे, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन भी हमें चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कॉमन इन ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लाइक ब्रेस्ट का पेशेंट आया है, स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है जिसका ER/PR नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है। यूजुअली व्हेन दे गो टू सर्जन, सर्जन बोलते हैं कि अपफ्रंट सर्जरी करा लो, इट कैन बी डन, ठीक है। पर जब वो हमारे पास आते हैं हम बोलते हैं नहीं, HER2 पॉजिटिव कैंसर है जिसका ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, नोड पॉजिटिव है, आइडली आपको कीमो कराना चाहिए
बिकॉज रिस्क ऑफ रिकरेंस बढ़ जाएगा अगर हम अपफ्रंट सर्जरी के लिए जाते हैं तो पेशेंट को तो गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता होता, वैसी सिचुएशन में पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है कि वी शुड गो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एटलीस्ट, जहाँ पे हमें मल्टीपल डॉक्टर्स बैठे हैं, जहाँ पे रेडिएशन, सर्जरी और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, जहाँ पे दे कैन डिसाइड इन अ यूनिटी, they can make a team and decide whether this patient should go for a surgery or chemotherapy or radiation therapy. तो यहाँ पे भी हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का रोल आ जाता Exactly. है। ये सेकंड ओपिनियन और ट्यूमर बोर्ड, ये कोई सेम बात होती है? नहीं, सेम बात नहीं है। सेकेंड ओपिनियन का मतलब तो ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको बोल दिया कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, नोड पॉजिटिव है, ट्यूमर साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको ये कीमोथेरेपी लेना चाहिए। हमने उनको प्रॉपर शेड्यूल बना के दे दिया। बट पेशेंट अभी भी डाइसी कन्फ्यूजन में है, बिकॉज पेशेंट ना इस उससे आते हैं कि ब्रेस्ट में गांठ है तो निकलवा दो, क्योंकि अगर ये पड़ी रहेगी तो ये स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो उनके माइंड में रहता है कि सर्जरी नहीं हो सकती, सर्जरी तो हमें तो बोला था कि सर्जरी हो जाएगी। ऐसे केसेस में वी सजेस्ट देम कि काइंडली गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो। और मैं हमेशा ये भी सजेस्ट करती हूँ कि सेकंड ओपिनियन शुड ऑल्सो बी टेकन एट अ हायर सेंटर जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स आर सिटिंग देयर, नॉट बाय अ सिंगल डॉक्टर। तो सेकंड ओपिनियन का मतलब है किसी सेम स्पेशलिटी के दूसरे डॉक्टर के पास जाके ओपिनियन लेना। यस, तो ये सारे पेशेंट्स को सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए या किसी सिलेक्टेड पेशेंट्स इट को? ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट ना। इफ द पेशेंट इज सेटिस्फाइड बाय आंसर, जैसे मान लो आपने बता दिया पूरा ट्रीटमेंट एंड पेशेंट इज हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड कि यस आई एम ओके, आप मुझे बताओ ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना है, देन इट इज ओके। इफ द पेशेंट हैज अ डाउट इन हिज माइंड कि नहीं ये हो सकता है या कीमोथेरेपी के ऑप्शंस चाहिए उनको, देन यस। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी स्पेशलिटीज का होना जरूरी है? लाइक हमने पहले भी बताया था, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट सिंगल डॉक्टर नहीं कर सकता, वी वांट मल्टीपल डॉक्टर्स, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट को कोई सिम्टम आया, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में गांठ आई, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, या गायनी के पास भी जा सकता है कि लंप है ब्रेस्ट में, सर्जन के पास भी जा सकता है। तो जब लंप होता है तो उसके बाद आते रेडियोलॉजिस्ट की बारी, क्योंकि वो करते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के बाद वो एक बायोरेट ग्रेडिंग देंगे, 3 है, 4 है, 5 है, डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट शुड अंडरगो बायोप्सी और नॉट। उसके बाद आता है रोल पैथोलॉजिस्ट का, मतलब हम सैंपल दे देते हैं, बायोप्सी कोर्नियल बायोप्सी करी हमने ब्रेस्ट लम्प से, और वी आर सेंड द सैंपल टू पैथोलॉजिस्ट। फिर रोल आता है पैथोलॉजिस्ट का। ठीक है, कोशिश करते हैं कि पैथोलॉजिस्ट शुड बी एक्सपर्ट इन ऑन्को एटलीस्ट। ठीक है, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट। ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है कि पेशेंट का ब्रेस्ट कार्सिनोमा आया है, डक्टल या फिर लॉबुलर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप है। उसके बाद हम उन पे हार्मोन स्टेटस लगवाते हैं, ERPR हर्टोन्यू, टू सी कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है आगे। इसके बाद आता है हमें पता लग गया कैंसर है, बट नाउ वी वांट टू नो द स्टेज। स्टेज के लिए हमारी हेल्प होती है रेडियोलॉजिस्ट से या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट से, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपके एरिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है। अगर कहीं जगह पे पेट स्कैन अवेलेबल नहीं होते कुछ सेंटर्स में, तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर CT चेस्ट एंड एब्डोमेन, क्योंकि हमें मेटास्टैटिक वर्कअप करना होता है कि चेस्ट में देखना है कि कौन सी स्टेज है ब्रेस्ट में, और प्लस एब्डोमेन का देखना होता है कि लिवर में तो नहीं फैला, कहीं और तो नहीं फैला हुआ। तो उसके बाद जब पूरा डायग्नोसिस बन जाता है, फिर आता है मेडिकल ऑन्को की टर्न, कि पूरा अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो चुका है, पूरा इन्वेस्टिगेट हो चुका है। अब एट द एंड डायग्नोसिस क्या बना, जैसे बन गया कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, इट इज स्टेज 3, ERPR नेगेटिव, HER2 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास डायग्नोसिस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लान होता है कि वी शुड डिसाइड फर्दर। अगर ये पेशेंट स्टेज 1 पे आता, ठीक है, सिमिलर थिंग्स, तो हम पेशेंट को एक टीम बोर्ड में डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के पास भेजना चाहिए, तो वी विल सेंड टू ऑन्को सर्जन फॉर सर्जरी। अब वो डिपेंड करता है कि उनको BCS करना है या MRM करना है, वो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एंड सर्जन। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि उनको पेशेंट को ब्रेस्ट कंजर्व कराना है या पूरा ब्रेस्ट रिमूव कराना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है, देन द सर्जन सेंड्स पेशेंट अगेन टू अ कीमो स्पेशलिस्ट फॉर फर्दर एडजमेंट ट्रीटमेंट। कैंसर सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, इनके क्या अलग अलग रोल होते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में होता है, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। ठीक है, वो ही डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप है, कौन सा स्टेज है, डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट को हम सर्जन के पास भेजते हैं, रेडिएशन के पास भेजते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। मेडिकल ऑन्को कीमो करते हैं, रेडिएशन वाले रेडिएशन करते हैं, जिसको हम किडनी बोलते हैं हिंदी में, और सर्जन सर्जरी करते हैं। तो पेशेंट को कैसे समझ में आएगा कि जैसे ही कैंसर डिटेक्ट हुआ कि किसके पास पहले जाना है? देखो, अगर इन आइडियल टर्म्स पेशेंट ऑलवेज कम्स टू अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है,
क्योंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स वी वांट अ डिटेल्ड डायग्नोसिस एंड फर्दर वी हैव टू डिस्कस द फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि पेशेंट को रेडिएशन की नीड है तो हम खुद पेशेंट को रेफर कर देते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास फॉर फर्दर रेडिएशन ट्रीटमेंट। अगर हमें लगता है अपफ्रंट सर्जरी करना चाहिए तो हम सर्जिकल ऑन्को के पास भेज देते हैं। क्या बिना मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के कीमोथेरेपी देना सेफ है? आप ये नहीं कह सकते कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही कीमो दे सकता है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट एट छोटे रूरल एरियाज में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, सिटीज में भी इट इज नॉट पॉसिबल कि हर जगह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल रहे। yes, chemotherapy should be given by expertise only, which is more expertise in chemotherapy like a medical oncologist, जिनको ज्यादा बेटर पता है कीमोथेरेपी के बारे में, ठीक है। बट yes, it can be given by anyone like radiation oncologist also. कैंसर के ट्रीटमेंट में ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट का रोल कितना होता है? इट हैज अ बिगर रोल, मच बिगर रोल, क्योंकि हमें डायग्नोसिस तो वहीं से मिलेगा ना। हमें ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट पे ही रिलाई करना पड़ता है। जब तक हमारे पास बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। तो उनका फर्स्ट मैक्सिमम जो रोल होता है, स्टार्टिंग तो उनसे ही होती है। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या बायोप्सी की रिपोर्ट गलत है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर हमें डाउट आता है कि बायोप्सी की रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं आई जो हम सोच रहे थे, वी यूजुअली डू रिपीट बायोप्सी, और हम जो ब्लॉक होता है ब्लॉक मंगवाते हैं पेशेंट से और रिव्यू कराते हैं किसी भी सेंटर से। जैसे हम अपने मैक्स में रिव्यू कराते हैं, या फिर पेशेंट को लगे कि राजीव गांधी जैसे अच्छा सेंटर है, रिनाउंड सेंटर है, तो वहाँ पे ब्लॉक्स रिव्यू करने के लिए भेज देते हैं। जैसे आज के टाइम पे पेट स्कैन करवाना बहुत कॉमन है, कैंसर के ट्रीटमेंट में पेट स्कैन का क्या रोल है? ऐसा नहीं कि पेट सीटी शुड बी डन इन एवरी केस। ऐसा नहीं है कि पेट सीटी के बिना ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हो सकता। कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, सीटी स्कैन कराने के बाद हमें डाउट आता है कि हमारी जो रिपोर्ट आई है दैट इज नॉट कंफ्यूज, थोड़ा इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग लाइक, उस केसेस में पेट स्कैन रिकमेंड करते हैं। और दूसरा लिम्फोमास के केस में जो ब्लड कैंसर होते हैं उनमें पेट स्कैन आर मैंडेटरी। मोलिकुलर टेस्टिंग, बायोमार्कर्स और जेनेटिक टेस्टिंग, इनका डिसीजन कौन लेता है? इट इज टेकन बाय अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है उसी हिसाब से हम अपना आगे टेस्ट भेजते हैं। अगर एक हॉस्पिटल में सारी मेडिकल स्पेशलिटीज अवेलेबल ना हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? इट इज़ वेरी कॉमन ना, जो चीज़ है कि तो पॉसिबल नहीं कि हर शहर में, हर सिटी में, छोटे सिटी में, टाउन में कि तीनों स्पेशलिटीज अवेलेबल हो। तो आइडली पेशेंट वही करता है। जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, कई बार कीमो के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं, वी हैव रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑल्सो एट आवर सेंटर, बट सर्जन वी डोंट हैव फॉर तो पर्टिकुलर सर्जरी, वी सेंड द पेशेंट आउटसाइड। तो पेशेंट अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर अपना अलग अलग ट्रीटमेंट करवा सकता है। बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि अलग अलग डॉक्टर को दिखाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट होंगे, ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही डॉक्टर को दिखाया जाए। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं कैंसर के ट्रीटमेंट में ना, क्योंकि एक डॉक्टर तो नहीं कर सकता। तो क्या पेशेंट्स को टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे शुड ऑलवेज, कैंसर का ट्रीटमेंट शुड बी टेकन जो कि उनके घर के बहुत पास है, बिकॉज जो भी कॉम्प्लिकेशन अगर आएंगी तो वो अपने पास में जाके दिखा सकता है और टाइमली ट्रीटमेंट ले सकता है। आई थिंक सो हर सेंटर ऐसा, हर जगह हर सेंटर बन चुका है उनको रिलेटेड, जहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एंड दे शुड टेक द ट्रीटमेंट टू द रिस्पेक्टिव सेंटर्स ओनली। प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टीम रिलेटेड वर्क में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस एज सच नहीं होता, बस टाइम टेकिंग थोड़ा हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो लोड ज़्यादा होता है। दे कई बार रिपोर्ट्स के लिए वेट करनी पड़ सकती है पेशेंट को, यूजुअली 5 to 7 डेज में आ जाता है, पर कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 15-20 डेज लग जाता है रिपोर्ट्स में। क्या ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल का ही कंसेप्ट है? इट इज़ नॉट आवर कंसेप्ट, इट इज़ ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर। बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए वो मल्टी ट्यूमर बोर्ड अप्रोच होती है। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे नहीं पॉसिबल एटलीस्ट दे शुड टेक देयर हेल्प ऑफ द कोलीग्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट, इनका रोल क्या होता है? देखो, साइको काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी पेशेंट को हम न्यूज़ ब्रेक डाउन करते हैं कि कैंसर है,
तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट ना, क्योंकि उनको अपना फाइनेंसेस भी देखने हैं, उनको अपना सर्वाइवल भी देखना है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। और उसके बाद डाइटिशियन पेशेंट पूछते हैं कि हमें डाइट क्या खाना चाहिए, हमें अपना ट्रीटमेंट के टाइम पे डाइट क्या खानी है, तो डाइटिशियन कैन हेल्प इन दैट, ठीक है। फिजियोथेरेपी का रोल हमारे आता है पोस्ट सर्जरीज, जैसे ब्रेस्ट में पोस्ट सर्जरी लिम्फोडीमा हो जाता है, पेशेंट को सूजन आ जाती है पूरी इसमें, तो उसके बाद फिजियोथेरेपी हेल्प्स। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में पेशेंट के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ऐसा कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है, पेशेंट फील्स हैप्पी एंड सिक्योर्ड इन फैक्ट। अगर हम उनको बोलते हैं ना कि हम अपना टीम बोर्ड में बैठकर डिस्कस करेंगे इकट्ठे, तो दे फील मोर सिक्योर्ड। इंडिया में बहुत बहुत कॉमनली बोला जाता है कि मेरा डॉक्टर सब संभाल लेगा। तो यूजुअली एक सिंगल डॉक्टर की बात होती है जिसमें यूजुअली सारे डिसीजन वही सेम डॉक्टर से ही लिए जाते हैं। ये मिथ तो है, बट इट इज रॉन्ग मिथ। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो रहा, इट इज वेरी कॉमनली प्रैक्टिस एवरीवेयर। डॉक्टर को भी लगता है कि मैं सब संभाल लूंगा, मतलब दे आर ऑल्सो गिविंग सर्जरी ऑल्सो, दे आर डूइंग कीमोथेरेपी ऑल्सो, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। बट उसमें क्या होता है, कई बार पेशेंट का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो आइडली इट इज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, चाहे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरी राइट बनती है पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना। अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को सर्जरी की नीड है, तो आइडली टाइम पे सर्जरी के लिए भेजना। अगर मुझे लगता है कि अब रेडिएशन की नीड है, तो आई शुड सेंड द पेशेंट फॉर अ सर्जरी, फॉर अ रेडिएशन ऑल्सो। मतलब this is a basically every doctor should take this step कि at least send the patient to right person. तो एक लास्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ट्रीटमेंट में हीरो एक सिंगल डॉक्टर होगा या एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होंगे? Ideally a team of doctors plays a good role and they can put a major impact on the patient. बट यूजुअली एक सिंगल Patient's फेस life. होता है। Yes, at small places. सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात करी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में एक सिंगल डॉक्टर नहीं बल्कि एक डॉक्टर्स की टीम होती है जो मिलके काम करती है ताकि पेशेंट का आउटकम बेस्ट आए। डॉक्टर नेहा गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, sir. Thank स्टूडियो you. में आने के लिए और हमें इस बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।